रहीम। हमने चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने ना सबसे पहले बातें देखी थी। एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस देखा था, उसके बाद इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस देखा था। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमने पहले चीज़ें क्या देखी थी वो हम पहले देख लेते हैं कि हमने माइक्रोसिटिक अनीमिया को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, माइक्रोसिटिक अनीमिया में हमने आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने जो पढ़ा था सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया पढ़ा था, जिसमें हमने प्रोटोपोरफायरिन ड्रिंक की कमी की वजह से पढ़ा डेफिशिएंसी। उसके बाद जो हमने थर्ड पढ़ा था वो हमने थैलेसीमिया पढ़ा था, और थैलेसीमिया में हमने ग्लोबिन का जिक्र किया था। ठीक है, ये हमने जो है वो पीछे हम पढ़ लिया था। उसके बाद जो माइक्रोसिटिक अनीमिया, मैक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक जो है वो रह गया था। हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मोसिटिक से। अच्छा, हमने पढ़ने से पहले ना एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस और इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस हमने डिस्कस की थी, याद हो आपको तो। एक्स्ट्रावास्कुलर और इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस, ठीक है, वो हमने की क्या थी, वो हमने एक इस तरह की थी। जो हमारे पास एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलाइसिस होती है, हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो हों वो ब्रेक हुए। जब रेड ब्लड सेल्स ब्रेक हुए तो हीमोग्लोबिन निकला। हीमोग्लोबिन आगे डिवाइड हुआ किसमें, हीम के अंदर और ग्लोबिन के अंदर। और जो हीम था आगे वो आपके पास डिवाइड हुआ था आयरन के अंदर और प्रोटोपोरफायरिन के अंदर। और जो हमारे पास ग्लोबिन था वो किसमें ब्रेक डाउन हुआ था, इनटू अमाइनो एसिड में। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन था वो आगे बिलिरुबिन में चेंज हुआ था। ठीक है, और बिलिरुबिन जो है वो लिवर के अंदर गया था, लिवर के अंदर जाके अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन में चेंज हो गया था। इस तरह हमारी एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलाइसिस कंप्लीट हो गई थी। और हमने साथ ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि अगर लिवर का सिरोसिस हो जाता है या लिवर फेलियर हो जाता है तो फिर अनकॉन्जुकेटेड जो होगी वो कॉन्जुकेटेड के अंदर चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जॉन्डस हो जाता है और गाल स्टोन्स हो जाते हैं। ये दो कंडीशन हमने ये भी डिस्कस की थी। उसके बाद इंट्रावास्कुलर के अंदर हमने क्या किया था, इंट्रावास्कुलर के अंदर हमने कहा था कि इंटरवेसल है, इंटरवेसल के अंदर हमारे पास होता है हेप्टोग्लोबिन पड़ा होता है। ग्लोबिन चेन पड़ी होती है किसकी, हेप्टोग्लोबिन की। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल अमाउंट में पड़ा होता है, और हीमोग्लोबिन आके ही हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है और आपकी इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस हो जाती है। ये हमने डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद जो हम जब स्टार्ट करने लगे हैं, हम नॉर्मोसिटिक अनीमिया से स्टार्ट कर रहे हैं। मैक्रोसिटिक अनीमिया बाद में हम कर लेंगे, नॉर्मोसिटिक अनीमिया हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा, नॉर्मोसिटिक अनीमिया में ना हमने सबसे पहले अनीमिया से पढ़ने से पहले हमने एक बात पढ़ी थी कि MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है, और जो नॉर्मल होता है वो होता है 80 to 100 माइक्रोमीटर क्यूब, याद हो आपको तो। ठीक है, और माइक्रो के अंदर लेस देन 80 निकला था, मैक्रो के अंदर ग्रेटर देन 100 निकला था, और नॉर्मो के अंदर 80 to 100 निकला था। ठीक है, अब मैं ये बात कहूँ कि एक पेशेंट आया मेरे पास, ठीक है, वो पेशेंट को ये बात कही गई है कि उसका MCV करवा के आओ। वो पेशेंट MCV अपना करवा के आया है, ठीक है, लेकिन उसका MCV जो है वो नॉर्मल 80 to 100 माइक्रोमीटर क्यूब निकला है। ठीक हो गया, उसका जो MCV है वो नॉर्मल निकला है। MCV जो इस तरह मेरे पास पेशेंट आया और मैंने जब उसकी लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स देखी हैं तो उसका MCV था मेरे पास 80 to 100 माइक्रोमीटर क्यूब, 80 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक हो गया। अब मैंने कहा कि उसके अंदर फिर जब मैंने उसकी और रिपोर्ट्स देखी तो उसके अंदर मुझे सिम्टम्स क्या नज़र आ रहे। पहली तो बात वो वीक बहुत था। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर क्या था, उसके अंदर सैचुरेशन का मसला था, SO2 का भी मसला था। ठीक है, सांस से इतना नहीं था ले सकता। ठीक है, उसके बाद उसको जो है वो डिस्निया वगैरह, सांस वगैरह नहीं सही आ रहे थे। ठीक है, ड्राउजीनेस वाली सिचुएशंस बन रही थी। ठीक है, गिर रहा था, बार बार बेहोश हो रहा था। तो हमने कहा अब जाके अपना रेटिकुलोसाइट काउंट करवा के आओ, करेक्टेड काउंट ऑफ रेटिकुलोसाइट करवा के आओ। जब वो ये अपना करवा के आया फिर हमने कहा हाँ अब आपके अंदर इशू हो सकता है। ठीक है, अब हमने ये बात कहेंगे कि नॉर्मोसिटिक अनीमिया के अंदर हम करेंगे क्या, पहली बात हम नॉर्मोसिटिक अनीमिया वाले पेशेंट को पहले तो कहेंगे MCV करवा के आओ। ठीक है, MCV तो उसका नॉर्मल निकलेगा। ठीक है, फिर हम उसको हम उस पेशेंट को कहेंगे कि जाके जनाब अपना रेटिकुलोसाइट काउंट, करेक्टेड काउंट निकाल के आओ। ठीक है ना, करेक्टेड काउंट उसको कहेंगे हम, आप अपना निकाल के आओ। ठीक है, अब वो हम कहेंगे वो अपना करेक्टेड काउंट निकाल के आया। ठीक है, वो अपना करेक्टेड काउंट निकाल के आया और जो करेक्टेड काउंट है वो निकला है 3% से ज़्यादा, 3% से ज़्यादा उसका करेक्टेड काउंट निकला है। जब उसका करेक्टेड काउंट 3% से ज़्यादा निकला ना, हमें इस बात का पता हो जाना चाहिए जब करेक्टेड काउंट 3% से ज़्यादा होगा तो हम उसको कहेंगे जो उसकी बोन मैरो है वो गुड है, यानी उसके जो रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं वो ठीक बन रहे हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि हम देखें कि क्या पेशेंट के अंदर रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं या फिर जो बनाने वाला अदारा है यानी जो बोन मैरो है या स्प्लीन है या फिर लिम्फ नोड है उसके अंदर इशू तो नहीं है। ठीक है, हम इसीलिए ये काउंट करते होते हैं, टेस्ट करते होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले कहेंगे कि 3% से ज़्यादा उसका, तो भाईजान आपका बोन मैरो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपके अंदर मसला नहीं। हाँ, अगर आपके नॉर्मोसिटिक अनीमिया वाले पेशेंट हो तो उसका आपके अंदर मसला क्या है, आपके अंदर रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, या तो एक्स्ट्रा हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा वास्कुलर वाली, या फिर इंट्रावास्कुलर हो रही है। ठीक हो गया ना, हम उसको कहेंगे हाँ आपके अंदर अगर 3% से ज़्यादा काउंट है तो आपकी बोन मैरो ठीक है।
ठीक है, MCQ इंपॉर्टेंट बहुत बन सकता है। उसके बाद हम कहेंगे कि अगर जो उसकी है 3% से कम, जो उसकी करेक्टेड काउंट निकला है किसका, जो हमने निकालने का तरीका क्या था भला, रेटिकुलोसाइट मल्टीप्लाई बाय हेमाटोक्रिट ओवर 45, ठीक है, ये हमारे पास काउंट होता था। ठीक है, अगर तो उसकी निकले 3% से कम, हम उसको कहेंगे जनाब आपका जो बोन मैरो है ना वही बैड है, बोन मैरो ही बैड है। जब बोन मैरो बैड होगा तो आगे से रेड ब्लड सेल्स भी जो होंगे वो कहाँ सही बनेंगे, जब रेड ब्लड सेल्स ही नहीं सही बनेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर वो कंडीशनें आएंगी कौन कौन सी, हमारे अंदर डिस्निया और डिस्निया कंडीशन आएगी। डिस्निया कहते हैं जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ठीक है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम, उसको डिस्निया कहते हैं, डिस्निया होगा, सारी बात है। उसके बाद क्या होगा, ड्राउजीनेस आ जाती है, सिचुएशंस आ सकती है, ठीक है इसमें, ठीक है। यानी हमने नॉर्मोसिटिक एनीमिया में हमने क्या पढ़ रहे थे, पहली बात जो उसका MCV काउंट है वो 80 to 100 ही आएगा, ठीक है। दूसरी बात हम उसको कहेंगे जनाब अपना जाके टेस्ट करवा के रेटिकुलोसाइट काउंट टेस्ट, जब रेटिकुलोसाइट काउंट टेस्ट करवा के आएंगे तो फिर हम देखेंगे आइदर कि उसकी बोन मैरो में मसला है कि नहीं, ठीक है। अगर तो उसकी बोन मैरो में मसला नहीं है, ठीक है, उसका करेक्टेड काउंट 3% से ज़्यादा आया है तो उसकी बोन मैरो बिल्कुल ठीक है। यानी बोन मैरो आगे से रेड ब्लड सेल सही बना रही है, लेकिन हमारी बॉडी में मैक्रोफेज ने आके, किसने, मैक्रोफेज ने आके उसको इनगल्फ कर लिया, या फिर कोई पैथोजन आया है उसने आके रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन करवा दी है, ठीक है। बोन मैरो ठीक बना रही है, हाँ, अगर उसका काउंट जो है वो 3% से कम बनता है फिर हम उसको कहेंगे हाँ आपके अंदर जो बोन मैरो वही रेड ब्लड सेल नहीं सही बना रही, वही जो है वो फजूल से रेड ब्लड सेल्स बना रही है। हम यही बात हम आगे पढ़ेंगे कि रेड ब्लड सेल्स की शेप्स कैसे चेंज होगी और कौन कौन सी शेप्स होती है इस बात में, ठीक है। अच्छा, हम जो बात करें कि नॉर्मोसिटिक एनीमिया पर थे, नॉर्मोसिटिक एनीमिया में हमारे पास एक होती है एक्स्ट्रावास्कुलर, ठीक हो गया, जो मैंने बताई है, ठीक है। अगर बोन मैरो ठीक है, बोन मैरो 3% से ज़्यादा है तो कौन कौन सी दो होगी, एक्स्ट्रावास्कुलर हो सकती है, इंट्रावास्कुलर हो सकती है, ठीक है, एक्स्ट्रावास्कुलर दूसरी इंट्रावास्कुलर, ठीक हो गया ना। अच्छा, अभी हम इसको ना एक्स्ट्रा वास्कुलर मैं आपको दोबारा बताता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। अच्छा, एक्स्ट्रा वास्कुलर मोलोसिस में ये मेरे पास पड़ा है स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन पर रेड पल्प पड़ा और वाइट पल्प पड़ा, स्प्लीन के दो पार्ट होते हैं, एक रेड पल्प होता है और एक वाइट पल्प होता है। अच्छा, स्प्लीन पड़ा, ठीक है, उसके दरमियान जो होता है वो लिम्फ नोड भी इधर पड़ा होता है, ठीक है। ये रेड पल्प होता है, इसको हम शो करते हैं, ये मेरे पास ये यहाँ रेड पल्प पड़ा होता है, स्प्लीन के पार्ट है, और जो एक होता है वो ये वाइट पल्प पड़ा होता है, और उसके दरमियान जो होता है वो ये लिम्फ नोड होता है, जिसका नाम जो है वो पाल्स भी लेते होते हैं, वैसे इसको लिम्फ नोड कहते होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हुआ क्या, स्प्लीन के अंदर रेड ब्लड सेल्स पड़े थे, ठीक है, मैक्रोफेज आया, मैक्रोफेज ने आके उसकी डिस्ट्रक्शन करवा दी, उसको फैगोसाइटोस्ट कर लिया, उसको खा लिया, ठीक है। जब खाया तो रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हुई, जब रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हुई तो हमारे पास क्या निकला, हीमोग्लोबिन निकला। जितने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स टूटेंगे उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन निकलेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन आगे चेंज हुआ किसमें, हीम के अंदर और ग्लोबिन के अंदर, ठीक है। हीम आगे चेंज हुआ किसमें, आयरन के अंदर और प्रोटोपोरफायरिन के अंदर, ग्लोबिन आगे अमाइनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे क्या हुआ, जो आयरन होता है ना, आयरन वो आगे रिसाइकल हो जाता है, आयरन जो है वो आगे रिसाइकल हो जाता होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटोपोरफायरिन है वो बिलिरुबिन में हुआ, वो आगे लिवर में गया, लिवर में जाके अनकॉन्जुकेटेड को कॉन्जुकेटेड में चेंज कर दिया। मैंने इसलिए ये बात पहले ही बता दी थी, मैकेनिज्म, ठीक है, शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस में ये बात हमने पढ़ी। अच्छा, अब हो भला क्या रहा है कि मेरे पास ये डिस्ट्रक्शन का तो पता आपको ना, ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन का। अच्छा, अब ये नहीं हुई है, डिस्ट्रक्शन हुई है किसकी, रेड ब्लड सेल्स की, मैक्रोफेज ने आके, स्प्लीन था या लिम्फ नोड था, जरूरी नहीं सिर्फ स्प्लीन हो सकता है, लिम्फ नोड हो सकता है, बोन मैरो हो सकता है, ठीक है। उसमें रेड ब्लड सेल्स की हुई ब्रेकडाउन, रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन ही हीमोग्लोबिन निकला, हीमोग्लोबिन आगे हमारे पास हीम और ग्लोबिन में चेंज हो गया, हीम आगे हमारे पास आयरन और प्रोटोपोरफाइन में चेंज हो गया, और ग्लोबिन जो वो आगे ब्रेक डाउन हो गया इनटू अमाइनो एसिड में, प्रोटोपोरफाइन आगे बिलिरुबिन में चेंज हुआ, वो आगे लिवर में गया, उसने आगे अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन में चेंज कर दिया, ठीक है। और अगर वो नहीं चेंज होती तो आपके पास कंडीशन हो जाएगी जिसका नाम है जॉन्डिस और गाल स्टोन, ठीक है। ये बात मैं शुरू से इसलिए बताता आ रहा हूँ तो कि बहुत फ़ायदे की बात थी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा, अब हो क्या रहा है हमारे पास कि हमारे पास हीमोग्लोबिन मिली है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, एक साइड पे डिस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन बात क्या कर रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन अब जाती है ब्लड में, ठीक है, हीमोग्लोबिन जाती है अब ब्लड में गई है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जाती है यूरिन में, ठीक हो गया ना। हीमोग्लोबिन आगे ब्रेक डाउन हो रही है आयरन में, ठीक है, इनको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ वैसे, लेकिन बता देता हूँ हो क्या रहा है। हीमोग्लोबिन जब हमारे ब्लड, क्योंकि जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन, जितने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन होंगे, जितने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन होंगे उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन निकलेगा, और अब ये हीमोग्लोबिन जब ये ब्लड में गया है तो इसको कहेंगे हीमोग्लोबिनीमिया,
हीमोग्लोबिन अब यूरिन में गया है तो इसको कहेंगे हीमोग्लोबिनूरिया। यूरिन से मुराद किडनी है, क्योंकि किडनी यूरिन किडनी में बनता होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिनूरिया। उसके बाद आयरन में गया, इसको कहते हैं हीमोसिडिनूरिया, ठीक है। जो हीमोसिडिन, इसका तो पता लग गया कि हीमोग्लोबिन जब ब्लड में गया तो उसने हीमोग्लोबिनीमिया काज करवा दिया, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन यूरिन में गया यानी किडनी में गया तो उसने जाके हीमोग्लोबिनूरिया काज करवा दिया, ठीक है। और अगर आयरन में गया, ये हम आयरन वाला केस को थोड़ा एक्सप्लेन से पढ़ लेते हैं। होता है ऐसे है कि मेरे पास ये है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये है ग्लोमेरुलस, ये है मेरे पास एफरेंट आर्टरियोल और ये है मेरे पास इफरेंट आर्टरियोल। इसके ऊपर लगा होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस, ऐसे, ठीक है ना। जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस, चलिए पार्ट को थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस होता है ना, ये दो में डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। हो रहा था, एक होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स में, ठीक है, एक हो रहा था मकुला डेंसा में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछ सकता है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मकुला डेंसा में। अच्छा, अभी हम ये कहेंगे कि मकुला डेंसा जो, अगर आपके बॉडी में सोडियम की एब्जॉर्प्शन हो रही है तो वो कौन करवा रहा है? मकुला डेंसा। सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है मकुला डेंसा, और बाकी जितने भी ब्लड वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह को करवाना जो ग्लोमेरुलर सेल्स का काम होता है, ठीक होगा ना। सोडियम भी करवाना मकुला डेंसा का काम है, एमसीक्यू बन सकता है। अच्छा, उसके बाद मैं ये कह रहा था कि ये मेरे पास जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ये अपरेटस है, ठीक है। उसके बाद जो ये एफरेंट है, ये इफरेंट आर्टरियोल है। अब होता क्या है, ब्लड का पाथवे क्या है, यहाँ से ब्लड जाता है, ठीक है, और ब्लड इस तरह मूव करके इस तरफ से जाता है, और यूरिन साथ तो इस पोर्स के थ्रू यूरिन यहाँ नीचे आ जाता होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर तो इस पोर्स में है मसला, ठीक है, तो यूरिन के साथ आपका आयरन भी आना स्टार्ट हो जाएगा। जब यूरिन के साथ आयरन भी आना स्टार्ट हो जाएगा, हम उस कंडीशन को कहेंगे वो है हीमोसिडिनूरिया। इसमें जो आपका कलर हो जाता है ना यूरिन का, वो प्योर वाइट हो जाता होता है, वाइट कलर हो जाता होता है, ठीक है। अच्छा, हीमोसिडिनूरिया इसको हम कहेंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिनीमिया का भी पता लग गया, ठीक है। हीमोग्लोबिन जब ब्लड में अकुमुलेट हो जाए तो हीमोग्लोबिनीमिया, अगर यूरिन में हो जाए तो हीमोग्लोबिनूरिया, किडनी में वगैरह में। अगर ये वाले जो ब्रेकडाउन होगी, आयरन आने लग गई, तो इसको हम कहेंगे हीमोसिडिनूरिया, ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्मोसिटिक अनीमिया हमने पढ़ लिया। नॉर्मोसिटिक अनीमिया में हमने क्या बातें अभी तक पढ़ी हैं? अभी तक हमने पढ़ी है कि पहली तो बात हम एमसीवी करवाते होते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम बोन मैरो टेस्ट करवाते हैं, जिसको रेटिकुलोसाइट काउंट टेस्ट करते होते हैं, ठीक है। तीसरी बात हमने पढ़ी पेरिफेरल रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन कैसी होती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन मैंने पहले बता दी थी, इस वजह से आपको लगेगा कि पढ़ा नहीं हमने, हमने पढ़ लिया। जो मैंने पहले बताया था वही वो इधर पढ़ना था, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि बाद में आपको मसला ना बने। वेस्कुलर जो हिमोलिसिस हुई थी वो ऐसे हुई थी, ठीक हो गया ना। आगे जो हमारे पास आता है वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस की रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन की हम बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। जिस टॉपिक, एक मिनट, इस टॉपिक का नाम है हमारे पास नॉर्मोसिटिक अनीमिया विद प्रीडोमिनेंट एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस। अच्छा, जो है ना, हम ना रेड ब्लड सेल्स का पहले ना थोड़ा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स का जो है ना वो पूरा सा स्ट्रक्चर, जितना भी हम कर सकते हैं उतना हम रेड ब्लड सेल्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये है रेड ब्लड सेल्स, कनकेवो कन्वेक्स, हाँ एक साइड से कनकेव होता है, एक साइड से कन्वेक्स होता है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर में होता क्या है? इसके स्ट्रक्चर में ना आपके पहली तो बात 3 प्रोटीन्स लगी होती हैं, सुन लें, 3 प्रोटीन्स लगी होती हैं इस तरह, ठीक हो गया, ठीक है। एक प्रोटीन पर नाम हम बाद में कर लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स लगी होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लगा होता है? उसके बाद हमारे पास रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, रेड ब्लड सेल हमारे पास ये प्रोटीन्स होती हैं। इस प्रोटीन का नाम है एंकायरिन, इस प्रोटीन का नाम है स्पेक्ट्रिन, इस प्रोटीन का नाम है बैंड 3, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का नाम है CD55, इस रिसेप्टर का नाम है CD59, और ये एंकर है, ये एक एंकर है जिसने इन दो रिसेप्टर को बनाना होता है। CD55 और CD59 को बनाने वाला कौन है? GP1 एंकर, ठीक है, GP1 एंकर। ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का पूरा स्ट्रक्चर था, मैंने ये बताया। अब बहुत फ़ायदा होगा आगे पढ़ने का। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर 3 प्रोटीन्स लगी हैं, 2 रिसेप्टर लगे हैं, एक एंकर लगा है, इधर लिख लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एमसीक्यू अगर आता है तो हमारे पास क्या, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर 3 प्रोटीन्स लगी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जो 2 हैं वो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, और एक जो है वो एंकर लगा होता है। अब इनका काम क्या वो भी तो पता होने चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये देखिए, एक मिनट। अच्छा, अब ये बात कह रहे हैं कि हमने कहा कि रेड ब्लड सेल्स की हेरिडेटरी स्पेरोसाइट्स चेंज शेप हो जाती है। अगला टॉपिक है स्पेरोसाइट चेंज का,
ठीक है, वो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि अब आपको फ़ायदा होगा, स्पेरोसाइट चेंज हो जाती है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें आपकी जो 3 प्रोटीन होती है, एक बैंड 3, एक स्पेक्ट्रिन ऐसा ही है, और एक जो है वो हमारे पास एंकायरिन है। ये 3 प्रोटीन है, इसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है। जब हमारे इस 3 जो प्रोटीन्स हैं इनमें से एक में या फिर इन तीनों में हमारा जो होता है वो डिफेक्ट आ जाए, जब इन 3 प्रोटीन्स के अंदर आ जाता है डिफेक्ट, इन 3 प्रोटीन्स के अंदर जब आ जाए डिफेक्ट, फिर क्या होगा, फिर हमारी जो ये वाली जो शेप है रेड ब्लड सेल्स की ना, ये चेंज हो जाती है इस तरह। ठीक है, इस शेप का पहला नाम है होलो जोली बॉडीज। ठीक है, दूसरा नाम है स्फेरोसाइट्स। ठीक है, स्फेरोसाइट इसका नाम है, होलो जोली बॉडीज है और एक स्फेरोसाइट्स है इस शेप का नाम। ठीक है, जब हमारे पास बैंड 3 में या स्पेक्ट्रिन में या एंकायरिन में या फिर इन तीनों में ही डिफेक्ट आता है तो हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स की शेप है वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना, रेड ब्लड सेल्स की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ना ये शेप चेंज करने वाली तो बात आपको पता लग गई ना। ठीक है, अच्छा, इसके लिए जो टेस्ट होता है ना वो होता है ऑस्मोटिक फ्रेगिलिटी टेस्ट। ये हमारे पास टेस्ट होता है किसके लिए, कि अगर ये हमारे पास जो डिसीज है हेरिडिटी स्पेरोसाइट्स वाली, जैसे नॉर्मोसिटी एक्स्ट्रावास्कुलर विद प्रोडोमिनेंट एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस जो है। ठीक है, इसमें जो हम हेरिडिटी स्पेरोसाइट्स है ना, जिसमें हमारे पास क्या रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर चेक होता है। इस टेस्ट के अंदर हमारा रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर चेक होता है कि आइदर क्या है उसके अंदर प्रोटीन का डिफेक्ट तो नहीं है। ठीक हो गया ना, हम इस तरह कहते होते हैं। अच्छा, अब ना इसके बाद ना मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, फिर आपके लिए और आसान हो जाएगा। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर वाहिद ऑर्गन है स्प्लीन। सुन ले बात, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है स्प्लीन, वाहिद ऑर्गन है। ठीक है, ये करवा क्या रहा होता है, ये आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर से न्यूक्लियस को डिसअपियर कर देता है, गायब करवा देता है। ये वाहिद ऑर्गन है स्प्लीन। यानी अगर रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि इमेच्योर रेड ब्लड यंग रेड ब्लड सेल्स ये है ना, इसमें ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब जब ये जाते हैं ना स्प्लीन के अंदर, ये स्प्लीन है, ये मैंने बताया था ये रेड पल्प है, ये हमारे पास क्या है वाइट पल्प है, और ये है मेरे पास लिम्फ नोड, इसको पाल्स कहते हैं। अच्छा, जो ये वाला चेंज है वो जब ये वाला जो स्प्लीन के जब अंदर जाती है तो जाके होता क्या है, जब यहाँ से निकलते हैं तो इस तरह के शेप बन जाते हैं। अब समझ आ रही है कि स्प्लीन का काम क्या है। स्प्लीन का काम है कि आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर से न्यूक्लियस को गायब करवा देना। मेन बात क्या है, यानी रेड ब्लड सेल्स को मैच्योर कर देना। ठीक है, न्यूक्लियस गायब हो जाए, क्योंकि इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और मैच्योर रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और स्प्लीन का काम ही ये है कि आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर से न्यूक्लियस को गायब करवा देना। ठीक हो गया, इस चीज़ का समझ। अच्छा, हम करेंगे क्या, अब आप ये बताएं, अगर तो हम स्प्लेनेक्टोमी कर देते हैं, कोई भी पेशेंट है, हम उसकी स्प्लीनेक्टोमी कर देते हैं, स्प्लीन के अंदर इशू था, ठीक है, कोई भी मसला था, अब उसके अंदर क्या इशू बनेगा, क्योंकि उसके अंदर स्प्लीन इशू था, अब उसके रेड ब्लड सेल्स जो होंगे वो बगैर न्यूक्लियस के पैदा होंगे, मतलब इमेच्योर बनेंगे। उसको मैं होलोजोली बॉडीज़ कहूँगा या फिर स्फेरोसाइट्स कह सकता हूँ। अब मैं देखें इसको इस तरह लिखते हैं, यही वाला पेशेंट था, उसके अंदर 3 प्रोटीन्स का डिफेक्ट था, जिसकी वजह से आपको ये देखिए ज़रा होलोजोली बॉडीज़ बन रही थी। एक तो ये बात होगी मैंने बताई है स्फेरोसाइट्स वाली। ठीक है, ये स्फेरोसाइट्स होगी या होलोजोली बॉडीज़ बन रही। ठीक है, अब हुआ ऐसे कि स्प्लीनेक्टमी कर दी उस पेशेंट की। ठीक है, उस पेशेंट ने कर दी स्प्लीनेक्टमी। जब स्प्लीनेक्टमी कर दी उस पेशेंट के अंदर, अब उस पेशेंट के अंदर डिफेक्ट क्या आएगा, उस पेशेंट के जो रेड ब्लड सेल्स होंगे वो होलोजोली बॉडीज़ बन जाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो बातें पढ़ी हैं उसको हम ना इसमें इस टॉपिक में मैं आपको बता देता हूँ, इसको 2 बातें में डिस्कस किया हमने। पहली बात, दूसरी बात। पहली बात हमने ये की है कि हमारे पास होता क्या, अगर तो हमारे पास ये जो 3 प्रोटीन्स हैं इसके अंदर डिफेक्ट आता है, ठीक है, तो जो शेप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, होलोजोली बॉडीज़ वाली, जिसका दूसरा नाम है स्फेरोसाइट्स। ठीक है, जिसको ये शेप हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात, अगर स्प्लीनेक्टमी स्प्लीनेक्टमी कर देंगे फिर भी क्या होगा, क्योंकि स्प्लीन का काम है न्यूक्लियस को गायब करना, फिर भी हमारे पास क्या होलोजोली बॉडीज़ बन जाएगी, स्पेरोसाइट्स बन जाएंगे। ऐसा ही है। ठीक है, हमने ये 2 बातें पढ़ी। अच्छा, अब ये देखें कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे वो स्प्लीन में जाते हैं मैच्योर होने के लिए। ठीक है ना, अगर तो हम स्प्लीन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास स्पेरोसाइट्स बनना स्टार्ट हो गए और होलोजोली बनना स्टार्ट होगी। ठीक है, अब होगा क्या, मैक्रोफेज आते हैं, मैक्रोफेज आके इनगल्फ कर लेते हैं स्प्लीन को, या फिर यानी मेरे बात कहने का मतलब ये है कि ऑटोस्प्लेनेक्टमी भी होती है, जो बॉडी अपनी खुद ब खुद ऑटोस्प्लेनेक्टमी कर देती है। वो कहती कैसे है, मैक्रोफेज आता है,
ऑप्शनाइज्ड फैगोसाइटोज्ड ईटिंग कर लेता है किसको, स्प्लीन को, ऑटोस्प्लेनेक्टमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्प्लीन कर क्या रहा था। अब ये नहीं कह सकते कि हम स्प्लीनेक्टमी करना नुकसान है, नहीं नहीं नहीं, स्प्लीनेक्टमी किसी जगह पे फ़ायदेमंद इसलिए भी होती है। हमने ये बात पढ़ी थी कि स्प्लीन का काम क्या होता है, आपका गेम बनाना, इम्यूनोग्लोबिन्स बनाना, ठीक है ना, ऐसा ही है ना, आईजीजी मेनली बनाती होती है, ठीक है। अच्छा, अगर इसके अंदर आधे डिफेक्ट, ठीक है, स्प्लीन आपकी आईजीजी ख़राब बनाने लग जाए, गेम पूरा स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो ख़राब बनने लग जाए, आपकी इम्यूनिटी ख़राब होगी, आपकी एक्टिव इम्यूनिटी ख़राब होगी, आपकी पैसिव इम्यूनिटी ख़राब होगी। अब आपकी इम्यूनिटी में इशू बन गया, इस वजह से हमें स्प्लीन रिमूव भी करनी पड़ती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि स्प्लीनेक्टमी जो, क्योंकि हम पीछे पढ़ के हैं स्प्लीनेक्टमी कर दो सही हो जाओगे, स्प्लीनेक्टमी कर दो सही हो जाओगे, लेकिन हमने ये बात नहीं थी पढ़ी कि स्प्लीनेक्टमी करने के बाद हमें होलोजोली बॉडीज़ भी मिलेंगी, हमें स्फेरोसाइट्स भी मिलेंगे, अब नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हमने ये तो पढ़ा था कि स्प्लीनेक्टमी करने के बाद होगा क्या, स्प्लीनेक्टमी करने के बाद हमें हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हम बाहर से इम्यूनोग्लोबिन ले लेंगे चैप्टर 4 के अंदर, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्प्लीन को हम रिमूव कर देंगे और बाहर से हम गेम्ड को ले लेंगे, वो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर स्प्लीन रहती है बॉडी में फिर क्या होगा, ठीक है, स्प्लीन रहती है बॉडी में तो फिर हमें गेम्ड ख़राब हो जाएगा आपके करेंगे। और स्प्लीन रिमूव करना क्यों है, स्प्लीन रिमूव इसलिए, स्प्लीनेक्टमी करना जो ज़रूरी है वो इसलिए है कि आपके पास गेम्ड ख़राब हो रहा है, और स्प्लीनेक्टमी ना करें तो हमारे पास होलोजोली बॉडीज़ नहीं बनेगी, यानी फ़ायदेमंद भी है और नुकसान भी है। अच्छा, अब जो है ना असल टॉपिक की तरफ आते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लग गया हमारा, असल टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, पहली तो बात मैं सिकल सेल एनीमिया की आपको पहले चार या पांच बातें बताऊंगा, ठीक है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात, इसमें भी आपका जो है वो पार्वो वायरस B19 एक्ट कर रहा होता है, नुकसान पहुंचा रहा था, हमने ये बात पहले भी पढ़ी है, ठीक है, आपको याद हो तो, पार्वो वायरस B19 अटैक कर रहा होता है। तीसरी बात, ये भी मलेरिया के अगेंस्ट होता है, ये भी हमने बात पहले पढ़ी है कि मलेरिया नहीं होता, ठीक है, फालसी फार्म मलेरिया, प्लाज्मोडियम फालसी फार्म मलेरिया नहीं होता, रोज़ रोज़ वाला बुखार नहीं होता इसमें भी सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। तीसरी बात सुन लें, तीसरी बात, हमारे पास इधर एक एसिड होता है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये चेंज हो जाता है वेलाइन के अंदर, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड जो है वो वेलाइन के अंदर चेंज हो जाता था, जिसकी वजह से हमारे पास जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की शेप है वो चेंज हो जाती है हमारे पास सिकल शेप में, ये वाली शेप में, ये सिकल शेप है रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है। किसकी वजह से, जब हमारे पास जो ग्लूटामिक एसिड है वो वेलाइन में चेंज होती है, ठीक हो गया ना। अच्छा, और जो चार बातें होगी, जो पांचवी बात मैं आपको बतानी थी वो क्या है, जो हमारे पास हीमोग्लोबिन ए है, हमें पता ना कि ए का कितना रोल है, 97 to 98% रोल है ए का, एफ का इतना रोल नहीं क्योंकि वो फिटनेस है, और A2 का भी इतना रोल नहीं है, ठीक है। HbA जो होती है वो चेंज हो जाती है HbS में, सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन में, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन ही सिकल शेप्ड होगा तो रेड ब्लड सेल्स भी सिकल शेप्ड जारी बात बनेंगे, ठीक है। पहली बात हमने क्या पढ़ी इसमें, हमने जो बातें पढ़ी हैं क्या है, पार्वो वायरस B19, ठीक है। उसके बाद मलेरिया, ग्लूटामिक एसिड चेंज होता है वेलाइन के अंदर, उसके बाद जो है वो सिकल ये शेप चेंज हो जाती होती है, उसके बाद जो है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन भी चेंज हो जाती होती है, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब जो हम इसके हम मेन काजेज़ की तरफ आते हैं कि सिकल सेल एनीमिया के जो होंगे वो हमारे पास काजेज़ क्या होंगे। अच्छा, पहली बात इस पेशेंट में ना डिस्निया वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक हो गया। डिस्निया के बाद चेस्ट पेन वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, चेस्ट पेन होगी उसको, ठीक है। हमारे पास डिस्निया हो जाता है, हमारे पास चेस्ट पेन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो नमोनिया हो जाता है इसमें, ठीक हो गया ना। जो मेन कंडीशन है उसमें क्या है, डक्टलाइटिस, डक्टलाइटिस। अच्छा, इसमें क्या होता था, डक्टलाइटिस में क्या होता था, इसमें जो हैंड्स और फुट है वो स्वेलो कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चिपमन का पीनस आ जाती है, जो हमने पढ़ी थी, याद हो आपको, चिपमन का पीनस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास क्र्यू कट पीनस आ जाती है, ठीक है, ठीक है, पता है क्र्यू कट जो होती है वो स्कल की होती है, और चिपमन का जो होती है वो हमारे पास फेस की होती है, ठीक है। हमने अभी तक ये बातें देखी, पहले बात सिकल सेल एनीमिया की हमने पढ़ी किया, पार्वो वायरस B19, ठीक है, फिर बड़ा मलेरिया, फिर बड़ा ग्लूटामिक एसिड होता है वेलाइन के अंदर, उसके बाद शेप परी कौन सी हो जाती है, उसके बाद HbA जो है वो हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल है वो हीमोग्लोबिन S के अंदर चेंज हो जाती है, उसके बाद काजिस परे कुछ, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसके बाद जो है ना हम सिकल सेल ट्रेट पढ़ते हैं, फिर हम बुक से देखते हैं सिकल सेल ट्रेट, ठीक है, सिकल सेल ट्रेट हम पढ़ते हैं। अरे इसमें होता है भला क्या है, सिकल सेल ट्रेट के अंदर हमारे पास, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये है मेल, ठीक है, ये फीमेल, ठीक है ना। मेल का जो हमारे पास है 50% ठीक है और 50% एबनॉर्मलिटी है, ठीक है ना, 50% वो ठीक है और 50% जो है वो एबनॉर्मलिटी है। फीमेल में भी यही सीन है, फीमेल में भी जो 50% है वो
वो मतलब सिकल सेल वाला पेशेंट है और 50% वो बिल्कुल ठीक है। टोटल ये हमारे पास ट्रेट है। अब वो बात करता है कि आगे आपके जो चिल्ड्रंस होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है ना, चिल्ड्रंस कैसे होंगे। ये मेल और फीमेल की हमने बात की है। अब वो कह रहा है कि आगे जो चिल्ड्रंस जो है ना वो कौन से ट्रेट वाले बनेंगे, ठीक है। हमारे पास 4 ट्रेट्स बनेंगे चिल्ड्रंस के, ठीक है ना। ये आपको भी पता है, ठीक है, क्योंकि आप ट्रेड्स पढ़ के आए शुरू में, नहीं भी पढ़ के अभी हम कर लेते हैं कि किस तरह है, क्या सीन है। अच्छा, इस ट्रेड का ना अभी हिसाब देखें, अभी ये ट्रेड्स का क्या सीन है, ये ट्रेड्स का क्या सीन है अभी देखते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, ये इस तरह कर लेते हैं ताकि नजर आए। अच्छा, अब हमारे पास जो ट्रेड है, जो पहला चिल्ड्रन जो बनेगा वो क्या बनेगा, 100% ठीक हो सकता है, ठीक है। एक ये हुआ, ये हुआ, 100% बच्चा बिल्कुल ठीक है, रिकवर है। सिकल सेल वाला उसको ट्रेट बिल्कुल नहीं है, ठीक हो गया। दूसरी बात, दूसरे पे आते हैं। दूसरे हम इस तरह देखते हैं, ये देखें, एक ये वाला, ठीक है, और ये वाला क्या हुआ, जो 50% है वो बिल्कुल ठीक है, और जो 50% है वो सिकल सेल वाला पेशेंट है, उसके अंदर ये ट्रेट हो सकता है। तीसरी बात ये हो सकता है, उसके बाद क्या, ये हो सकता है, यानी 50% ट्रेट बिल्कुल नहीं और 50% वाला पेशेंट हो सकता है। बात आ गई। उसके बाद क्या हमारे पास, ये हो सकता है और ये वाला हो सकता है, यानी जो 100% है पेशेंट वो सिकल सेल वाला होगा। ये ट्रेड अगर आपको करने आते हैं फिर तो मसला ही नहीं है। ये ट्रेड वैसे इतनी नहीं मेजर बात है, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए क्या है कि हमारे पास ट्रेड बनते कैसे हैं। पहले मैंने इसको इसके साथ किया, ठीक है, फिर इसको इसके साथ किया, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, सिकल सेल ट्रेड्स थे ना, उसके बाद इसको इसके साथ किया और जो इसको इसके साथ किया, ठीक हो गया ना। ये सिकल सेल हमारे पास अनीमिया हुआ। अब जो है ना हम थोड़ा सा इसको बुक से देख लेते हैं, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए, अब इसमें जो मेन बात थी ना वो क्या थी, हमारे पास नॉर्मोसिटिक अनीमिया में हमारे पास देखें, ये हमारे पास कोरेक्टेड काउंट की ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कोरेक्टेड काउंट अगर 3 पर ज़्यादा होगा और कम होगा क्या होगा सीन। उसके बाद जो वो पेरिफेरल आरबीसी डिस्ट्रक्शन थी जो मैंने बता दी आपको, ठीक है। उसके बाद क्या सीन है, उसके बाद आ जाएँ, उसके बाद जो हमारे पास आता है वो ये है कि देखें कि हमारे पास मिलता क्या क्या, एक हीमोग्लोबिनीमिया, हीमोग्लोबिनूरिया और हीमोसिडिनूरिया, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में इसका हमने एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, वो हम दोबारा इधर देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको और हो जाए कवर। अच्छा, स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल का ये स्ट्रक्चर है अभी तक जो हाँ वो हमने पढ़ी थी, ये बैंड, ये 3 प्रोटीन्स होते हैं, उसके बाद जो वो ये लगे होते हैं, ठीक है। ये हमने अभी बात करेंगे इसका क्या होता है। बैंड 3 में अगर मसला बन जाए तो क्या बनेगा, हमारे पास होलो जोली बॉडीज बनेंगी, उसके बाद जो वो स्पेरोसाइट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमने ट्रेड देखा वो सिकल सेल अनीमिया वाला ट्रेड देखा, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया वाली बात जो थी मेन हम देख लेते हैं। पहली बात ये जो होता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन होता है, ठीक है, किसमें बीटा चीन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, अगेंस्ट होता है मलेरिया के, ये बात मैंने आपको बताई। हीमोग्लोबिन एस बन जाता है ए में चेंज होके, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, उसके बाद हमारे पास आगे ये चीज़ आ जाती है कि ये देखिए मैंने आपको बताई थी कि एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस क्या होते हैं और इंट्रावास्कुलर क्या होते हैं। ये देखें, एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस की उसने बात की, जॉन्डिस हो रहता होता है उसी का, उसके बाद गाल स्टोन हो रहते होते हैं। उसके बाद इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस की उसने बात की, ठीक है। चिपमन का अपीयरेंस आ जाती होती है और क्रियूकट अपीयरेंस आ जाती है, ये भी बता दिया बात। इसमें पार्वोवायरस B19 अटैक कर रहा होता है। जो मैंने आपको 4-5 बातें बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs में आती होती हैं। उसके बाद डक्टिलाइटिस होता है, ठीक है, जो हैंड्स और फीट हैं वो स्वेलो हो जाते होते हैं, फूल जाते होते हैं। उसके बाद हाँ, ये स्प्लीनेक्टमी हो जाती है, ऑटो। मैंने आपको पहली बात बताई थी कि बॉडी खुद ब खुद स्प्लीनेक्टमी भी कर सकती है। हाँ, अगर वैसे लिखा है था स्प्लीनेक्टमी तो उसका मतलब है बाहर से करवाई गई है, ठीक है, बाहर से होने को स्प्लीनेक्टमी कहते हैं। और ऑटो स्प्लीनेक्टमी का मतलब है कि बॉडी खुद ब खुद ही अपना मैकेनिज्म चला के स्प्लीन को रिमूव करते हैं। कैसे, मैक्रोफेज के थ्रू, ठीक है ना। मैक्रोफेज आएगा, स्प्लीन को खा लेगा, जब खा लेगा तो हमारी स्प्लीन एक्टमी होगी। अच्छा, उसके बाद होता है क्या, इसमें आपके पास 2 बैक्टीरिया के नाम आते हैं, एक होता है नमूनियाई बैक्टीरिया, एक होता है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसका पूरा नाम जो है वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या आपको होलोजोली बॉडीज बनती होती हैं, ठीक हो गया। हाँ, सिकल सेल ट्रेट था जो मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है 50% जो होता है वो ये पेश जो मैंने आपको बता दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हमने ना उसमें सिकल सेल एनीमिया में हमने एक बात पढ़ी थी क्या, कि हमारे पास जो ग्लूटामिक एसिड था वो वेलाइन में चेंज हो रहा था, ऐसी है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो ग्लूटामिक एसिड होता है ना, ग्लूटामिक एसिड है वो चेंज हो जाता है लाइसिन के अंदर, ठीक है। और जो हमारे पास HbA होता है ना वो HbC में चेंज होता है, उसमें ऐसे में चेंज हुआ था, ठीक है, उसमें वेलाइन में चेंज हुआ था। इधर ग्लूटामिक एसिड लाइसिन में चेंज हो गया, HbC में चेंज हो गया, ठीक है। इसकी जो शेप होती है ना वो भी आपके पास सिकल सेल जैसी होती है, थोड़ी थोड़ी, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जो हमारे पास HbS है वो ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू HbC, ठीक है। HbS जो है वो सिकल सेल अनीमिया वाला पेशेंट है, ठीक है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन C वाला पेशेंट है ये इतना आपके पास जो है वो डेंजरस नहीं होता। अच्छा, अब हम देखते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस में हमने क्या चीज़ें देखी, पहले ये बता दें। एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस में हमने पहली बात पढ़ी 3 प्रोटीन्स का बात पढ़ी, उसके बाद सिकल सेल अनीमिया पढ़ा, ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद हम अब इंट्रावास्कुलर की तरफ आते हैं,
अच्छा, इंट्रावास्कुलर के अंदर ना हमारे पास एक डिसीज़ आती है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास है, डिसीज़ आती है, ठीक है। उस डिसीज़ का नाम है प्रोक्सिमल नोक्टूरल हीमोग्लोबिनीमिया, ठीक है ना, हीमोग्लोबिनूरिया, पीएनएच जिसको डिसीज़ का नाम है। अच्छा, ये आपको बताऊं कि इस डिसीज़ में होता क्या और वैसे नॉर्मली होता क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास ना नॉर्मली जब हम सोते हैं ना एट द स्लीपिंग टाइम, ठीक है ना, स्लीपिंग टाइम, तो हमारे पास जो नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ O2 है ना वो नहीं चल रहा होता, ठीक है। जब हम सो रहे होते हैं ना तो हमारे पास O2 का सही मैकेनिज्म नहीं चल रहा होता और O2 की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। आपकी रेड एट द नाइट टाइम, एट द स्लीपिंग टाइम, हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल्स की जो है वो डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन जो होती है वो सप्लाई सही नहीं मिल रही होती। एट द नाइट टाइम हमारे पास, हम इस तरह सांस ले रहे हैं ना, हमें पता चल रहा है हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन रात के वक्त ये मैकेनिज्म नहीं चल रहा होता। रात के वक्त आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्सक्रीट होती है, लेकिन जो O2 है वो कम जाती है, जिसकी वजह से O2 के कम होने की वजह से रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। जब रेड ब्लड सेल्स की हमारे पास डिस्ट्रक्शन होगी तो हमें पता है वो तो एक्स्ट्रा वास्कुलर इंटरवेलस वो हमें पता ही, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की हमारे पास डिस्ट्रक्शन होगी एट द स्लीपिंग टाइम, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब पीएनएच वाले पेशेंट के अंदर क्या होगा? पीएनएच वाले पेशेंट के अंदर ना हमारे पास होता क्या है, रेड ब्लड सेल्स का मैं स्ट्रक्चर दोबारा बनाऊंगा। ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ये थे 3 प्रोटीन्स, उसके बाद ये थे ये और ये एंकर, जीपीआई एंकर, ठीक है। अब इसकी हम बात करने लगे, इस वजह से हम कह रहे हैं CD55 है, ये CD59 है और ये हमारे पास जीपीआई एंकर है। ये बनाता है किसको? इन दोनों को, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब होता भला क्या हमारे पास, इसका CD55 का काम क्या होता है? CD55 का काम क्या होता है? CD55 ने प्रिवेंट करना होता है कि आपका कंप्लीमेंट पाथवे ना चले। मैं आपको इस बात का बताता हूँ, अभी आपको सही तरह सारी समझ आ जाएगी कि एक सीन हो क्या रहा है सारा। बस आपको इतना तो पहले पता होना चाहिए कि स्लीपिंग टाइम में आपकी O2 सही नहीं मिल रही होती और रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो अगली बात है ना वो हम अभी कर लेते हैं, हमने जो बात करी है। अच्छा, हमारी बॉडी में ना कंप्लीमेंट पाथवे होता है, कंप्लीमेंट पाथवे हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो कंप्लीमेंट पाथवे होता है। ये सुन ले, एक मिनट सर। अच्छा, ये जो कंप्लीमेंट हमारे पास ये जो कंप्लीमेंट पाथवे होता है ना, ये वाला जो है, ठीक है, इसमें क्या सीन है? इसमें हमारे पास एक होता है C3, एक होता है C5, ठीक है। इस C3 ने चेंज होना था C3A में और C3B में, ठीक है। C5 ने चेंज होना था C5A में और C5B में, ये सुन ले, ठीक है ना। ये कंप्लीमेंट हमारे पास पाथवे ऐसे वर्क कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन हमने ये बात पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, C3B का काम क्या है जनाब? ऑप्शनाइजेशन करवाना, ऐसा ही है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में और शुरू में ये बात पढ़ी थी, ठीक है। C3 यानी हमारी बॉडी के अंदर, सिंपल बात, अगर नहीं भी हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, इस बात का पता होना चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर जो कंप्लीमेंट पाथवे है, जो कंप्लीमेंट पाथवे ये एक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी ये वाली चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली जो आपकी रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि आपका C3 भी ऐसे ही पड़ा रहे और C5 भी ऐसे ही पड़ा रहे, ठीक है। अब इसको पड़ा रखने वाला कौन है? इसको पड़ा रखने वाला है CD55। अगर हमारी बॉडी में CD55 नहीं ना होगा तो हमारा जो कंप्लीमेंट पाथ है वो एक्टिव हो जाएगा। यानी हमारा अगर CD55 नहीं होता ना तो हमारा जो C5 है ये C5A और C5B में चेंज हो जाएगा और जो C3 है वो C3A में और C3B में चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही है? हमारे पास CD55 अगर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर नहीं ना पड़े होंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर ये हमारे पास ये पाथवे चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अब ये चेंज होने से नुकसान क्या क्या होता है ये भी सुन लें। ये अगर हमारे पास ये नहीं होगा वो भी सुन लें होता क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास ये जो पाथवेज है ये मतलब CD55 परा नहीं होगा तो C3 और C5 चेंज हो जाएगा ना, C3A और C3B में, C5A और C5B में। और अगर ये चेंज हो जाता फिर नुकसान क्या होगा? आप सोते वक्त आप उठ जाओगे, ठीक है। आप सोते वक्त उठ जाओगे, आपको जो होगा वो पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपकी अचानक ही ड्राउजीनेस वाली कंडीशन आना स्टार्ट हो जाएगी, आपको स्वेटिंग आने लग जाएगी, आपको ड्राउजीनेस आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। चक्कर वगैरह आना अचानक स्टार्ट होने हो जाएंगे। आप कहोगे नींद नहीं आ रही, ठीक है, पसीना स्टार्ट हो जाएगा। आप हीटिंग मोड, चाहे फुल सर्दी में भी आप हीटिंग मोड पे लगे होगे, स्वेटिंग फुल आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप सही तरह सो नहीं पाओगे, जब सोओगे उठ जाओगे, ठीक है। क्यों? अब आप ये भी सुन लें क्यों ये काम हो रहा है, यानी स्लीपिंग मोड पे ये क्यों काम हो रहे हैं।
मैंने बताया है लेकिन फिर दोबारा बता देता हूँ स्लीपिंग मोड में ये क्यों काम हो रहे हैं सारे। अच्छा, जब मैंने कहा था कि नॉर्मली हमारी बॉडी में O2 जा रही है लेकिन स्लीपिंग टाइम में O2 नहीं जाती, ठीक है। अच्छा, अब हमारी बॉडी में इन द PNH जो पेशेंट हो गए प्रोक्सिमल नॉक्टूरल हीमोग्लोबिनूरिया वाले पेशेंट हो गए, इसमें क्या होगा सीन, हम वो सोते हैं, जब वो रात को सोते हैं तो ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से उसकी रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है। जब रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है तो उसके अंदर से जो CD55 है वो गायब हो जाता है। जब CD55 गायब हो जाता है तो फिर क्या होगा, C3 और C5 चेंज हो जाएंगे ना। जब CD55 गायब हो जाएगा तो C3 और C5 जो है वो चेंज हो जाएंगे किसमें, A और B पार्ट में। जब वो चेंज हो जाएंगे फिर हमारे पास ये वाली कंडीशंस आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर तो ये काम है ना, मैं इधर दोबारा ये बताता हूँ। अच्छा, अगर तो ये काम है ना एक नॉर्मली, यानी जिस तरह कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, उसको क्या हुआ, वो O2 कम हुई कि स्लीपिंग मोड में, जब वो स्लीप कर रहा था, ठीक है, O2 कम हुई, रेड ब्लड सेल्स कम हो गए, ठीक है। जब O2 कम हुई रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, लेकिन ये था एक हद तक, एक लिमिट तक। अब डिसीज़ नहीं हुई आपको, कोई मसला नहीं। लेकिन इस इन द PNH वाले पेशेंट में क्या होता है, इसमें जो O2 है वो कम मिलते हैं की वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स की जो डिस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है ज़्यादा। जब स्टार्ट हो जाती है ज़्यादा फिर होगा क्या, फिर हमारे पास जो CD55 है वो टूट जाता है। जब CD55 टूट जाता है तो C3 भी चेंज हो जाता है और C5 भी चेंज हो जाता है। और जब ये चेंज हो जाएँ फिर क्या होता है, फिर हमारे पास स्लीपिंग मोड पे वो उठ जाएगा, स्लीप कर रहा होगा लेकिन उठ जाएगा। जब वो उठ जाएगा ड्राउजीनेस, स्वेटिंग, हीटिंग मोड आपको आने आने लगे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इस बात का पता लग गया ना आपको। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा इस तरह लिख लेते हैं। हुआ क्या, हमारी बॉडी के अंदर O2 हुई कम, O2 के कम होने की वजह से रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हुई, ठीक है। जब डिस्ट्रक्शन हुई रेड ब्लड सेल्स की तो फिर क्या हुआ, हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर क्या लगा था CD55, उसकी भी डिस्ट्रक्शन हुई। जब उसकी डिस्ट्रक्शन हुई फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास C3 भी चेंज हो गया, C5 भी चेंज हो गया, ठीक है, ये चेंज हो गए। जब हमारे पास ये चेंज हो गए, आप PNH वाले ये हो गए, मरीज हो गए, PNH वाले पेशेंट हो गए। क्यों, O2 की डिस्ट्रक्शन, O2 कम मिलने की वजह से रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगी CD55 की डिस्ट्रक्शन हुई, C3 C5 चेंज हो गया, आप स्लीप हुए थे, आप उठ गए। ये थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने इस पर टाइम भी ना काफ़ी लगाया, ठीक है। अच्छा, अब पता लग गया ना, यानी हमारी बॉडी में जो पाथवे है ना, ये वाला C3 और C5 वाला पाथवे ये एक्टिव नहीं होना चाहिए। यानी ये जो चेंज होना है ये एबनॉर्मली होते हैं इसको, ठीक है। ये इन्फ्लेमेशन के दौरान हो वो अलग सीन है, ठीक है, लेकिन इस दौरान जो है, इस दौरान ये पाथवे आपका एक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस दौरान ये पाथवे अगर एक्टिव होता है फिर हमारे पास जो है वो इश्यूज बनने लग जाएंगे। कौन से, ओके हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फास्फेट G6PD वाला, ठीक है। G6PD का क्या सीन है, होता क्या है, ठीक है। इससे पहले ना आपको थर्ड चैप्टर का थोड़ा सा आना था कि G6PD होता क्या। हमारे पास ना देखें, ये मेल है और ये फीमेल है। फीमेल में हमें पता है एक्स होता है और मेल के अंदर XY होता है, पता है ना, ठीक है। ये वाला तो है, ये सेक्स वाला, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। एक सेक्स वाला होता है, ठीक है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा, ठीक है। इस एक्स के ऊपर लगा होता है G6PD, ठीक है, जिसकी दूसरी जुबान में कहते हैं कि इसको कहते ही G6PD है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है ना। हमारे पास इसको कहते हैं ये वाला, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इम्यूनिटी बनाना। इसका तो काम है सेक्स में हिस्सा लेना, वो बात नहीं है, ठीक है। बात इसकी हो रही है G6PD, इसका नाम है इम्यूनिटी बनाना, ठीक है। G6PD होता क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं G6PD की किस तरह होगी, प्रेजेंस में क्या क्या होता है, इसका और क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। हमारे पास ना एक थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री की तरफ जाते हैं हम। हमारे पास ना ग्लूकोज 6 फास्फेट था, ठीक है, 6 फास्फेट था, वो चेंज हो रहा था हमारे पास फास्फोग्लूकोनेट में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ G6PD, ठीक है। यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो चेंज हो रहा था किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फोग्लूकोनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ G6PD में, ठीक है। जैसे इन द प्रेजेंस G6PD में हुआ, उस दौरान हुआ क्या, उसी दौरान हमारे पास NADP जो था वो चेंज हो गया NADPH में। इससे लेना देना नहीं हमें, ये हुआ है, लेकिन जिससे लेना देना वो ये बात है, NADP चेंज हुआ NADPH में, और जैसे ही NADPH बना उसने आगे क्या बनाया, उसने आगे ग्लूकाथियोन बना दिया, ठीक है। ग्लूकाथियोन एक एंजाइम है हमारे पास, अमाइनो एसिड भी है, ठीक है। ग्लूकाथियोन बना दिया। इस ग्लूकाथियोन ने क्या किया, इस ग्लूकाथियोन ने हमारे पास आगे रेड ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट किया,
किससे प्रोटेक्ट किया, क्या हो रहा था, मैं बताता हूँ। हमारे पास ना रेड ब्लड सेल्स का ना एक दुश्मन है जिसका नाम है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। और जो हमारे पास ग्लूकाथियोन है वो रेड ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, किससे, H2O2 से। जब हमारे पास ये H2O2 गायब हो जाएगा ना, आपके रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल ठीक है, मसला ही है आपके रेड ब्लड सेल्स को, ठीक हो गया ना। हाँ, और कंडीशंस हो सकती हैं, मैक्रोफेज आ सकता है, ठीक है, पीएनएच वाला हो सकता है, ठीक है, लेकिन बात ये हो रही है कि हो ये मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो चेंज होता है फॉस्फोग्लूकानेट में इन द प्रेजेंस ऑफ G6PD में, वो आगे NADPH बनाता है, वो आगे ग्लूकाथियोन बनाता है, वो आगे रेड ब्लड सेल्स की प्रोटेक्ट करता है। इसको जो है ना वो थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ठीक है, किसी और देखें हुआ क्या। मेरे पर G6PD ने NADPH बनाया, मैंने अब इस फॉर्म में ला रहा हूँ। G6PD ने NADPH बनाया, NADPH ने आगे ग्लूकाथियोन बनाया, ग्लूकाथियोन ने आगे रेड ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट कर दिया, किससे, फ्रॉम H2O2 से, ठीक है ना। अच्छा, एक लाइन जो है ना वो बुक में लिखी होती है, ये बात BRS में भी लिखी है और पैथोमा में भी लिखी है, ठीक है, लेकिन ये जो बात है ना इंपॉर्टेंट है इस वजह से लिखी, क्या, जो ग्लूकाथियोन है ना इट सेल्फ रिड्यूस हो जाता है, ग्लूकाथियोन खुद रिड्यूस हो जाता है, खुद मर जाता है, लेकिन प्रोटेक्ट कर देता है किसको, रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। बात इतनी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट जरूर है कि ग्लूकाथियोन खुद ऑक्सीडाइज होता है कि रिड्यूस होता है, ग्लूकाथियोन खुद रिड्यूस हो जाता है, लेकिन कहता है यार तुझे बचा लिया मैंने रेड ब्लड सेल्स को बचा के चल जाता होता है, ठीक है ना। अच्छा, हमने जो नॉर्मोसिटिक अनीमिया में हमने पहले हमने चीज़ें कौन कौन सी पढ़े थे, पहले हमने पढ़ी कि रेटिकुलोसाइट काउंट की बोन मैरो और 3% ज़्यादा और 3% से कम हो, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी प्रोक्सिमल वाली जिसमें डिस्ट्रक्शन पड़ी, ठीक है, हीमोसिडिनोरिया, हीमोग्लोबिनीमिया और हीमोग्लोबिनूरिया। उसके बाद हमने पढ़ा PNH। उसके बाद हमने पढ़ा ये प्रोक्सिमल नॉक्टूरल हीमोलाइसिस, जिसमें हमने पढ़ा रेड ब्लड सेल्स की 3 प्रोटीन्स होती हैं, बैंड 3 होती है, स्पेक्ट्रिन होती है और एंकायरिन होती है, ठीक हो गया ना। उसके बाद हमने पढ़ा सिकल सेल अनीमिया के बाद हमने पढ़ा ये वाला प्रोक्सिमल नॉक्टूरल हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है, जिसमें हमने बात करी कि CD55 का काम क्या है, CD55 का काम क्या होता है ये आपको पता है, बताया मैंने अभी। CD55 का काम है कि आपके कन्वर्ट यानी कंप्लीमेंट प्रोटीन को कन्वर्ट होने से बचाना, कि ना कन्वर्ट हो, ठीक है। अगर CD55 नहीं होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे और आप PNH वाले पेशेंट बन जाओगे। उसके बाद हमने पढ़ा G6PD वाला, ठीक है, G6PD आता है NADPH में चेंज होता है, NADPH आगे क्या करता है, आपका ग्लूकाथियोन बनाता है, ग्लूकाथियोन आगे खुद रिड्यूस हो जाता है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट कर देता है, किससे, H2O2 से, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो हम स्पीड थोड़ी पकड़ते हैं अब, ठीक है। हमारे पास एक डिसीज़ है जिसका नाम है इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें जो बातें, पहली बात याद रखनी है ना, एक हमारे पास होती है IgG इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, एक होती है IgM, ठीक है ना। जो IgG है ना वो हमारे पास होती है 37 डिग्री पे जाके एक्टिव, ठीक है, लेकिन जो IgM है ना वो हमारे पास एक्टिव होती है किसमें, 30 डिग्री से लो में जाके एक्टिव, ये 37 में एक्टिव होती है, ठीक है। ये हमारे पास जो वो 30 डिग्री से लो में आगे जाके यानी 27 में 25 में वगैरह में, ठीक है, इसमें एक्टिव होती है। यानी ये जो आपकी होती है वो वार्म IG होती है और ये हमारे पास जो होती है वो कोल्ड होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें सीन क्या होते हैं तो ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, एक पेशेंट आया, ठीक है, जो कि ड्रग इंड्यूस्ड था, ठीक है ना, ड्रग उसने लिया हुआ था, ड्रग वाला पेशेंट आया, ठीक है। ड्रग का नाम है, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ पेनिसाइलिन ड्रग का नाम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या ये सुन ले बात। ये था मेरे पास नॉर्मल सेल, ठीक है ना। वो पेशेंट कौन सा था, मैंने कहा ड्रग वाला, ठीक है। जो पेशेंट ड्रग वाला हो ना उसके ऊपर वो ड्रग जाके आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ऐसे लग जाते हैं ड्रग्स, ये बात याद रखना, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ऐसे जाके ड्रग्स लग जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये पेनिसिलिन आपके लग गया रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जाके, क्योंकि ये पेशेंट कौन सा था, ये पेशेंट था हमारे पास ड्रग इंड्यूस्ड वाला, ठीक है। ये पेनिसिलिन सारे लग गए ड्रग, ठीक है। अब क्योंकि इसके खिलाफ कौन आएगा, इसके खिलाफ आपकी, अगर तो वो पेशेंट है एट द 37 डिग्री तो आपके ऊपर IgG आके उस रेड ब्लड सेल्स के ऊपर लग जाएगी ऐसे, क्यों, पेनिसिलिन को रिमूव करने के लिए, ड्रग को रिमूव करने के लिए और बचाने के लिए किसको, RBCs को, ठीक हो गया ना। अच्छा, अगर तो वो रिमूव करता है, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। यानी होगा क्या, अगर तो वो पेशेंट था आपका नशई है, ठीक है, पेनिसिलिन वाला पेशेंट है, पेनिसिलिन लेता है, ड्रग वाला पेशेंट है, पेनिसिलिन जाके आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जाके अटैच हो रही है, ठीक है। हमारे पास जो इम्यूनोग्लोबिन है,
मैंने कहा 37 डिग्री में, तो IgG की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। IgG आपके लग गई रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ड्रग से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर तो वो प्रोटेक्ट करती है तो ठीक है, वो पेशेंट कोई नहीं है। हाँ, ड्रग इंड्यूस्ड पेशेंट है, उसको ठीक कर दिया हमने। यानी पेशेंट आया मेरे पास, ठीक है, हमारे पास पेशेंट आया, पेनिसाइलिन का था, ड्रग इंड्यूस था, हमने उसको ना IgG बाहर से इंजेक्ट किया। IG जा भाईजान, जाके बैठ, सुकून है, रेस्ट पोजीशन में करो, बस कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन आगे से ड्रग ना लेना, ठीक है। लेकिन लेकिन अब सुनी बात, अगर तो वो आपके पेनिसाइलिन वो ड्रग बहुत ज़्यादा लेता था पेशेंट, वो जो पेशेंट था वो ड्रग बहुत ज़्यादा लेता था और पेनिसाइलिन ने ऐसे काबू में कर रखा था, और IgG की बेइंतहा कोशिश के बाद भी वो आपका ड्रग उतर नहीं पाया, फिर क्या होगा? मैक्रोफेज आ जाएगा, मैक्रोफेज आके उसको फैगोसाइटोस कर देगा या ऑप्सनाइज्ड कर लेगा। एक ही बात, जब वो मैक्रोफेज आके उसको ईट कर देगा तो फिर क्या होगा? वो ईट करेगा कैसे? मैं आपको ईट करने का थोड़ा सा मैकेनिज्म बताता हूँ, ये सुन ले बात। ये था रेड ब्लड सेल, ठीक है। अगर तो वो पेशेंट ने थोड़ी ली होगी ड्रग, फिर तो ठीक है, वो IgG आके रिमूव कर देगी। लेकिन अगर उस पेशेंट का जो ड्रग का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गया RBCs के बाहर, ठीक है, IgG भी लगी हुई है बचाने के लिए, इस तरह, ठीक है। अब मैक्रोफेज आएगा, मैक्रोफेज आके इसको उसने रिमूव करना है, किसको? पेनिसाइलिन को, ठीक है। जब वो पेनिसाइलिन को रिमूव करने आएगा, वो साथ इस तरह, क्योंकि पेनिसाइलिन जो थी वो रेड ब्लड सेल्स के साथ जा रही थी, और रेड ब्लड सेल्स का शेप चेंज हो जाएगी। अगर रेड ब्लड सेल्स की ये शेप थी तो रेड ब्लड सेल्स की शेप ये रहेगी, ये देखिए, ये रहेगी रेड ब्लड सेल्स की शेप। जब ये रेड ब्लड सेल्स की शेप रहेगी चेंज, ठीक है, हम इसको कहेंगे क्या हुआ? उसकी जो शेप थी वो चेंज होगी, जो उसकी शेप थी वो चेंज हो जाती होती है, शेप चेंज हो गई, कौन सी रहेगी? स्फेरोसाइट्स रहेगी, ठीक है। रेड यानी मैक्रोफेज आया, वो पेशेंट था ड्रग वाला, ठीक है, वो ड्रग वाला पेशेंट था, ड्रग इंड्यूस कर रहा था। पहले तो IgG हमने दी बाहर से, अगर तो वो IgG आराम हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर वो आराम नहीं देगी, फिर हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी मैक्रोफेज भेजेगी, हमारी बॉडी मैक्रोफेज भेजेगी, क्योंकि उसने रेड ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट तो करना ही करना है। जब वो रेड आगे से मैक्रोफेज भेजेगी, मैक्रोफेज जाके आपके पेनिसाइलिन को खाने लगेंगे, क्योंकि ये देखें, मैं इस तरह, ये बात जो है ना वो मैं इस तरह कहूँगा कि इसकी थी ये जड़ें, ये देखें, पेनिसाइलिन ड्रग है, ये इसकी जड़ें हैं अंदर की तरफ, इस तरह रूट्स अंदर की तरफ गई, ठीक है। मैक्रोफेज आया, मैक्रोफेज ने इस तरह उसको खाना था, ये देखें इस तरह, एक यहाँ से आया, ठीक है, मैक्रोफेज आया यहाँ से, उसने इस तरह खाया, ठीक है। मैक्रोफेज आया, उसने क्योंकि रिमूव जो करना है पेनिसाइलिन को, इस तरह जब उसने रिमूव किया, रेड ब्लड सेल की शेप क्या आएगी भला? ये ना कि शेप, इसमें आपकी मेन बात, जो बात करने का मकसद क्या है, मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, मैकेनिज्म याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो बातें याद रखनी है ना, मैं आपको एंड पे बता दूंगा क्या क्या बातें याद रखनी है और इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, कि वैसे भी बातें कौन सी याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सुन ले, एक होता है हमारे पास IgM, IgM का भी यही सीन है, बस बात यह है कि IgM जो वो 30 डिग्री से लो पे एक्टिव होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो बातें याद रखनी है वो सुन लें, वो सुन लें। पहली बात, इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया वाले पेशेंट में आपने क्या, पहली बार IgM होती है किसमें? 30 डिग्री से कम पे, और जो IgG होती है वो होती है 37 डिग्री पे, ठीक है। ये बात याद रखनी है। उसके बाद जो ड्रग है, ड्रग इंड्यूस्ड दोनों होते हैं। अगर बुक एक लिखती है, ये बात नहीं कहनी कि ड्रग इंड्यूस्ड दोनों होते हैं, कि पेशेंट है वो आपका, ठीक है। अगर तो वो 30 डिग्री पे है तो IgM आके लग जाएगी, 37 पे IgG आके लग जाएगी, ठीक है। अब जो मेन बात है वो सुन लीजिएगा याद से। अच्छा, अगर तो आपकी IgG आती है तो आपका जो सेल का शेप है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर तो IgM आती है फिर ग्रेनुलोमा बन जाता है, जो हमने पर कहते हैं हिस्टोसाइट्स, इस तरह का ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं, ऐसे ग्रेनुलोमा बन जाता होता है, ठीक है ना। इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया में हमने बात क्या पढ़ी? पहली बात, एक होती है IgM, एक होती है IgG। मैकेनिज्म थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, क्योंकि हमें पता होना चाहिए किस तरह लगती है, किस तरह ये आते हैं और क्यों आते हैं, ठीक है। पहली बात, ये दो IgM भी और IgG भी उस वक्त आती है मेनली जब ड्रग वाले पेशेंट हो, ड्रग इंड्यूस्ड हो, ठीक है। दूसरी बात, IgG जो है वो उसमें क्या बनता होता है हमारे पास? IgG में हमारे पास सेल का साइज शेप चेंज होती है, ठीक है। और जो IgM है उसमें ग्रेनुलोमा बनता होता है, ठीक है। जो मेन बात थी यही थी, ठीक है। अच्छा, इसमें ना आपके पास आगे उसके बाद क्या, उसके बाद एक होता है टेस्ट। टेस्ट क्या होते हैं इसके, ठीक है, ये सुन लें। टेस्ट में हमारे पास होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट, एक मिनट, डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट, ठीक है। एक होता है इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट,
डायरेक्ट कॉम ये किसके लिए होते हैं? ये हमारे पास इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया वाले पेशेंट के अंदर होते हैं। अच्छा, इसके अंदर होता है क्या भला? अच्छा, हम ना पेशेंट का डायरेक्ट कॉम टेस्ट में करते हैं क्या, ये सुन लीजिएगा। हमने पेशेंट में ना आईजी जो एम है या फिर आईजीजी हम इंजेक्ट करते हैं बाय से, साथ साथ हम देख भी रहे हैं हो क्या रहा है, ठीक है। जब हम आईजीएम और आईजीजी इंजेक्ट करते हैं ना, अगर तो उस पेशेंट के अंदर क्लोटिंग हो जाती है, ग्रेनुलोट बन जाता है, हम कहेंगे जनाब ये इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया वाला पेशेंट है, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट टेस्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट टेस्ट में हम ब्लड बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। जब ब्लड, ये ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, हमने आईजीजी जो है उसको मिक्स कर देते हैं, फिर बाहर ही आउटसाइड, इनडायरेक्ट का मतलब है आउटसाइड कर लेते हैं। जब हम उसको मिक्स करते हैं, अगर तो क्लोटिंग हुई है तो क्या इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया वाला पेशेंट है। बात खत्म, सिंपल सी बात हमने पढ़ी क्या, मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूंगा। देखिए होता ऐसे है कि ये देखिए ज़रा, एक है आईजीजी, एक है आईजीएम। आईजीजी जो है वो होती है हमारे पास किसमें? 37 डिग्री पे। आईजीएम जो होती है वो होती है लेस देन 30 डिग्री पे, ठीक है। जो आईजीजी है उसमें आपके पास शेप चेंज होती है, और आईजीएम है उसमें हमारे पास ग्रैनुलोमा बनता है। इस बात की समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद सुनिएगा, उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसका नाम है डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। डायरेक्ट के अंदर हम करते क्या है, वो ब्लड यानी बॉडी के अंदर ही इंजेक्ट कर देते हैं, किसको? आईजीजी या फिर आईजीएम को, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट में हम ब्लड को निकालते हैं बॉडी से बाहर, और आईजीजी या फिर आईजीएम देते हैं, और हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट का पता कैसे लगता है? अगर तो क्लोटिंग हुई है तो वो है इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया वाला पेशेंट, अगर तो क्लोटिंग नहीं हुई तो वो हमारे पास इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया वाला पेशेंट नहीं है। अच्छा, आगे जो है ना वो आगे आगे हमारे पास जो मेन आगे है ना, वैसे तो रीडिंग है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया क्या होता है, हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ठीक है। माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया होता क्या है, ठीक है। उसमें दो होते हैं, एक थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटिक पर पूरा होता है, एक हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता है, ठीक है। उसके बाद मलेरिया, ठीक है। ये आपके पास रीडिंग है, ये मैं आपको बाद में करवाता हूँ अभी, ठीक है। उससे पहले जो हम बातें डिस्कस कर लेना वो है मैक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है, क्योंकि मैक्रोसिटिक अनीमिया ये सुन लीजिएगा। मैक्रोसिटिक अनीमिया, एक मिनट। मैक्रोसिटिक अनीमिया में क्या होता है, ठीक है। अब मैक्रोसिटिक अनीमिया में हम क्या करेंगे? एमसीवी करवाते हैं पेशेंट का, ठीक है। अगर तो वो उसका 100 से ऊपर आ जाए, 100 माइक्रोमीटर क्यूब से, तो हम उसको क्या, वो मैक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है। इससे पढ़ने से पहले भी हमें क्या पता होना चाहिए, कि पढ़ने से पहले कुछ पता होगा तो हम पढ़ेंगे ना। अच्छा, हमारे पास ना फॉलिक एसिड, फोलेट और विटामिन B9 एक ही चीज़ है, यानी विटामिन B9 का पहला नाम है फोलेट, दूसरा नाम है फॉलिक एसिड, ठीक है। दूसरी बात, कोबालामीन, और कोबालामीन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B12। अभी तक दो विटामिन का पता होना चाहिए, ठीक है। एक हमारे पास क्या है? फॉलिक एसिड, फोलेट, ठीक है, या फिर हमारे पास ये। मैक्रोसिटिक अनीमिया होती क्यों है? मैक्रोसिटिक अनीमिया होती क्यों है? मैक्रोसिटिक अनीमिया हमारे पास दो वजह की वजह से होती है। एक हमारे पास जो है वो, एक होती है हमारे पास फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से, या फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कोबालामीन की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। ये दो होती हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं आगे। अच्छा, जो फोलिक एसिड होता है ना, होता किधर है? ये हमारे पास होता है ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, ज़्यादातर मेनली होता है किसमें? ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर। जो हमारे पास फोलिक एसिड होता है ना, ये होता है ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा होता भला क्या? पता नहीं, मैंने आपको एक बात बताई है कि नहीं बताई, लेकिन नहीं भी बताई तो फिर मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। अच्छा, अब होता क्या हमारे पास जो फोलिक एसिड है, यानी विटामिन B9, वो चेंज होता है किसमें? मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में, ठीक है। मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और हाँ, फोर्थ चैप्टर में मैंने बात बताई है। अच्छा, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट आगे हमारे पास विटामिन B12 बनाता है, ठीक है। और विटामिन आगे हमारे पास जो होमोसिस्टीन होती है उसमें चेंज होना होता है किसमें? मैथियोनिन के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12, ठीक है। ये बात मैंने बताई, विटामिन B12 नहीं होगा तो होमोसिस्टीन ज़्यादा हो जाती होती है प्रोडक्शन, मैथियोनिन बनता नहीं होता, और क्लोटिंग हो जाती होती है। ये बात का आपको पता है, मैंने पहले बताई है वैसे बात। क्लोटिंग की से लिंक नहीं है, ठीक है, जिसकी साथ लिंक है वो हम करते हैं। हमारे पास लिंक है फोलेट डेफिशिएंसी का, ठीक है, विटामिन B12 की। अब आप बताएं मुझे, फोलेट की डेफिशिएंसी मैं करवा देता हूँ। अब फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट बनेगा? नहीं बनेगा। विटामिन B12 बनेगा? नहीं बनेगा। होमोसिस्टीन मैथियोनिन के अंदर चेंज होगी? नहीं होगी। जब हमारे पास होमोसिस्टीन, जब विटामिन B12 होगा तब तो होमोसिस्टीन मैथियोनिन की चेंज होती है ना, ठीक है। लेकिन अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो होमोसिस्टीन जो होगी वो मैथियोनिन के अंदर चेंज नहीं होती।
ठीक है। और पहला काज क्या आ गया इसका, क्लॉटिंग, क्लॉटिंग होगी, ठीक है ना, इस बात का पता। दूसरी बात सुन ले, अगर हमारे पास फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी फिर क्या क्या काज आ गए वो सुन। पहली बात फैटीग, थकावट हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात वीकनेस, ठीक है, वीकनेस होती है। तीसरी बात जो हमारे पास जो है वो न्यूरोलॉजिकल इशू आ जाते होते हैं सीएनएस के अंदर, न्यूरोलॉजिकल इशूज आने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन बी 12 का, फोलेट की यही बात याद करनी थी, ठीक है। उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं कोबालामीन का, विटामिन बी 12 का डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, पहले तो बात करें विटामिन बी 12 बॉडी में कैसे जा रहा है और कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। अब हो गया हमारे पास स्टमक है, ठीक है। स्टमक में हमारे पास 2 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये सुन लीजिएगा। एक होता है विटामिन बी 12। अच्छा, अब ये आप पूछेंगे कि विटामिन बी 12 स्टमक में कैसे आ गया। हमने ग्रीन वेजिटेबल्स खाई, और ग्रीन वेजिटेबल्स क्या था, विटामिन बी 9 था, फोलिक एसिड था। विटामिन बी 9 चेंज हुआ मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ने आके विटामिन बी 12 बना दिया, ऐसे ही है। और स्टमक में इसलिए विटामिन बी 12 आया। और अब ये विटामिन बी 12 स्टमक में एक स्लाइवरी ग्लैंड के तौर पर पड़ा था। दूसरी चीज़ पड़ी थी आर बाइंडर स्टमक के अंदर, ठीक है। विटामिन बी 12 और आर बाइंडर मिले, ड्यूडिनम में चले गए, ठीक है। जब ये ड्यूडिनम में चले गए, ड्यूडिनम में जाके उसने किया क्या, जो विटामिन बी 12 थे और आर बाइंडर थे वो डिटैच हो गए। डिटैच करने वाला कौन है, चलो बता देता हूँ, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एंजाइम्स, ठीक है। बात करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसमें याद करने की नहीं है, बायोकेमिस्ट्री में आता थोड़ा, लेकिन यानी ड्यूडिनम में जो डिटैच करने वाले कौन है हमारे पास है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जिसने ड्यूडिनम में आके डिटैच कर देता है, ठीक है। अब ड्यूडिनम से वो जाता है इलियम के अंदर, और इलियम में जाके जो विटामिन बी 12 है ना, वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड कर जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर आपके होता है इलियम के अंदर, ठीक है। हुआ क्या, हमने ना वेजिटेबल्स खाई हमने, ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स खाई, फोलिक एसिड बना, फोलिक एसिड चेंज हो गया मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर, ठीक है। मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट आगे हमारे पास चेंज हुआ विटामिन बी 12 में, और विटामिन बी 12 आर बाइंडर के साथ मिला, ड्यूडिनम में चला गया। जब कुछ खाते हैं वो तो स्टमक में रहता है ना। अच्छा, विटामिन बी 12 आर बाइंडर के साथ मिला, स्टमक में ड्यूडिनम में चला गया। ड्यूडिनम में जाके फिर डिटैच हो गया, विटामिन बी 12 अकेला रह गया, ठीक है। जब वो अकेला रह गया वो इलियम में चला गया, ठीक है। और इलियम में जाकर उसने इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड करवा दी। विटामिन बी 12 इस तरह स्टोर है जिस तरह आयरन हो रहा था ना, ठीक है, एंटेरोसाइट में गया, उसके बाद वगैरह वगैरह गया, इधर भी यही सीन है। इधर आपका जो विटामिन बी 12 है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड हो जाता होता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास नॉर्मल विटामिन बी 12 कैसे है। अब आप बताएं, मेरे पास जो विटामिन बी 12 की हो गई है कमी, क्यों हुई है, क्योंकि पीछे से जो बनाने वाला विटामिन बी 12 को कौन है, विटामिन बी 9 ही बनाने वाला ना। विटामिन बी 9 होगा तो विटामिन बी 12 बनेगा ना, विटामिन बी 9 नहीं है, विटामिन बी 12 भी नहीं बनेगा, स्टमक में जाएगा नहीं जाएगा। विटामिन बी 12 आर बाइंडर के साथ मिलेगा, जो विटामिन बी 12 ही नहीं है तो मिलना किसके साथ, किसी के साथ नहीं, ड्यूडिनम में नहीं गया, इलियम में नहीं गया, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी। अब हम पढ़ते हैं विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है फिर हमें क्या क्या होता है, ठीक हो गया। अच्छा, पहली बात, हमारे पास जब विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाए ना तो हमारे पास डिस्ट्रक्शन हो जाती है किसकी, हमारे पास इधर से देखिए, हमारे पास डिस्ट्रक्शन हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है। लेकिन मैक्रोसाइटिक डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना। आपका जो एमसीवी है वो 100 माइक्रोमीटर क्यूब से ज़्यादा होता है, यानी काजेज क्या वो हम पहले देखते हैं, ठीक है। पहली बात ग्लोसाइटस, ग्लोसाइटस मैंने आपको बताया था क्या होता है, बीफी रेड इन लार्ज टंग, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की माइलिनाइजेशन हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड की माइलिनाइजेशन हो जाती है। तीसरी बात, सीएनएस में इशू आ रहा था, न्यूरोलॉजिकल इशू आ जाता होता है, ठीक है। चौथी बात, फटीग हो जाती होती है, जो विटामिन बी 9 में पड़ा है वो भी है इसमें, वीकनेस हो जाती होती है, ठीक है। जो मेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड माइलिनाइजेशन, बहुत 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 मेन है, बार बार पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद हमारे पास क्या, डिग्रेडेशन, वही ना, स्पाइनल कॉर्ड की डिग्रेडेशन होगी, ग्लोसाइटस हो गया। उसके बाद क्या, फटीग होगी, थकावट वगैरह होगी, ठीक है ना, ग्लोसाइटस हो गया, ठीक है। इस बात का पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम इसका ट्रीट क्या करेंगे, इसका इस पेशेंट का हम ट्रीट क्या करते हैं, इस पेशेंट को हम 1 मिलीग्राम की क्या करते हैं, हाइड्रोकोबालामीन देते हैं, हाइड्रोकोबालामीन। जब हम हाइड्रोकोबालामीन बाहर से देंगे तो विटामिन बी 12 आएगा। अब मेरे बात करने का मकसद क्या है, फोलिक एसिड था, विटामिन बी 9 था, विटामिन बी 12 आके बी 9 जो अब मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में चेंज हुआ,
मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट आगे विटामिन बी 12 में चेंज हुआ, विटामिन बी 12 आगे आर बाइंडर के साथ मिला, ड्यूडेनम में चला गया, और ड्यूडेनम में जाकर डिटैच हो गया, इलियम में गया, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिल गया। अगर तो नहीं ना होगा विटामिन बी 12 तो हमारे पास क्या, पहली तो बात मैक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा, दूसरी बात ग्लोसाइटस हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल इशू, वीकनेस, थकावट वगैरह, ठीक है। और जो मेन बात स्पाइनल कॉर्ड की माइलिनाइजेशन हो जाती है, किसकी वजह से, विटामिन बी 12 की वजह से, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ देखिए ज़रा, एक मिनट, ये देखिए इधर क्या है, जो मैं हमने जो मैक्रोसिटिक एनीमिया पढ़ा ना, मैक्रोसिटिक एनीमिया, वो सुन लें थोड़ा सा, बात मैंने बताई है ना उसकी बात थोड़ी सी सुन लें। मैक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया में हमने दो बातें पढ़ी हैं, एक पढ़ी है विटामिन B9, एक पढ़ी है विटामिन B12। इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स में होती हैं ये, इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है। और विटामिन, अब ये बात आपको भी पता है कि विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास हमने पढ़ा पहली मेन चीज़ क्या है, स्पाइनल कॉर्ड की माइलिनाइजेशन हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, फैटीग हो जाएगी, मेन बात ग्लोसाइटस हो जाएगा, टांग इलाज बीफीरेड हो जाएगी, ठीक है ना। उसका हम ट्रीट क्या करेंगे, हम कहेंगे हम उसको हाइड्रोकोबालामीन दे देंगे। और इसका ट्रीट क्या करेंगे, इसका ट्रीट हम करेंगे उसको ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ जाके, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे विटामिन B12 बनाओगे, विटामिन B12 बनाओगे, ये मसलों से बच जाओगे, ठीक है ना। अच्छा अब जो मेन बात है ना वो मैं आपको बताने लगा हूँ। विटामिन B9 आपके एब्जॉर्ब होता है जूजिनम के अंदर, इंटेस्टाइन के पार्ट जूजिनम के अंदर, जबकि जो हमारे पास विटामिन B12 है वो होता है ड्यूडिनम के अंदर और इलियम के अंदर। ये बात इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। अब हमने जो शुरू में पढ़ लिया, हम सारा का सारा एक दफ़ा दोबारा ना स्पीड में हम देख लेते हैं, ठीक है, हम स्पीड दोबारा देख लेते हैं। पहली बात हमने पढ़ी जनाब नॉर्मोसिटिक अनीमिया, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा 3% से ज़्यादा का क्या सीन होता है और 3% से कम का क्या सीन होता है, ठीक है। दूसरी बात हमने पढ़ी स्प्लीन में मैक्रोफेज आए, उसने एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस करवा दी, इंट्रा करवा दी, ठीक है। जब हुआ एक्स्ट्रा वास्कुलर में हमने आगे पढ़ा था। अच्छा उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास ना हीमोसिडिनूरिया हो जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन नूरिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन नीमिया हो जाता है, ठीक है। तीसरी बात पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि वो ये था हमारे पास, ठीक है, स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, ठीक है। अगर तो इन तीन के अंदर मसला आ जाए होलोजोली बर्ज बनेगी, इसके अंदर CD55 के अंदर मसला आ जाए फिर क्या होगा, CD55 के अंदर मसला आ जाए फिर क्या होगा, फिर CD55 के अंदर अगर हमारे पास इशू आ जाएगा तो C3 और C5 का एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे आप PNH वाले मसले में पड़ जाओगे, ठीक है। और CD59 भी डायरेक्ट काम कर रहा होता है CD55 के साथ, ठीक है, लेकिन हम मेन यूज़ CD55 को ही करते हैं, ठीक है। और GP1 एंकर कौन है, GP1 एंकर है जिसने CD55 और CD59 को बनाना है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा हमने, उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में हमने जो बातें पढ़ी वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हमने पढ़ा क्या था, याद करें इस बात को, मैं रिपीट कर देता हूँ। सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा पार्वो वायरस B19 अटैक कर रहा होता है, ठीक है, मलेरिया के अगेंस्ट होता है, जो HbA है वो HbS में चेंज हो जाती होती है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके काजेज वगैरह पढ़े, ये 4-5 बातें पढ़ी थी इसकी। उसके बाद जो हमने पढ़ा इसके हमने काजेज वगैरह पढ़े, ठीक है, कि काजेज में हमारे पास क्या होता है इसमें सीन, ठीक है। हमारे पास इसके काजेज हमने पढ़ी डक्टिलाइटिस, मेन बात जो थी हमने पढ़ी डक्टिलाइटिस हो जाता था, ठीक है। आर्टोस्प्लेनेक्टमी, MCQ पूछा जा सकता है कि आर्टोस्प्लेनेक्टमी किस ऑर्गन्स के अंदर होता है, हमारे पास हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर आर्टोस्प्लेनेक्टमी होती है, डक्टिलाइटिस होता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो पढ़ा सिकल सेल ट्रेड पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने उसका थोड़ा ट्रीटमेंट पढ़ लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या आगे सुन लें थोड़ी सी बात। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने उसका पढ़ा CD55 होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा, हाँ CD55 जो होगा उसमें मसला बनेगा, फिर क्या होगा C3 और C5 एक्टिव हो जाएगा, उसकी वजह से हमें PNH हो जाएगा, हमने ये बात पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, हाँ इसके अलावा हमने जो बात पढ़ी वो ये थी हमारे पास, एक मिनट, हमने G6PD के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि G6PD में क्या होता है। G6PD में होता है क्या, हमारे पास G6PD जो है वो NADPH में चेंज होता है, ठीक है। NADPH जो होता है वो हमारे पास क्या ग्लूकाथियोन बनाता होता है, वो आगे रेड ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, ये बात भी आगे समझ। उसके बाद हमने मैक्रोसिटिक एनीमिया पढ़ा, मैक्रो में हमने पढ़ा एक होता है 9, एक होता है 12, ठीक है। 12 को कहते हैं कोबालामीन, ठीक है, 9 को कहते हैं फोलेट या फिर फोलिक एसिड, ठीक है। होता है क्या 9 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर चेंज होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आगे विटामिन B12 बनाता होता है,
ठीक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड की माइलिनाइजेशन हो जाती है, ग्लोसाइटिस वगैरह हो जाती है। हाँ, विटामिन B9 होता है वो जुजिनम में हो रहा था अब्जॉर्ब, जबकि विटामिन जो B12 है वो हमारे पास अब्जॉर्ब हो रहा था किधर, ड्यूडिनम के अंदर और इलियम के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो एंड वाले टॉपिक है वो मैं आपको बुक से करवाता हूँ, वो सिंपल सिंपल रीडिंग है। ये देखिए हमारे पास जो है ना माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर क्या होता है, मैं आपको अब इसको एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना बता देता हूँ कि माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर आपकी जो क्लोटिंग है वो भी थोड़ी हो रही होती है, और जो आपका ब्लीडिंग है वो भी थोड़ा हो रहा होता है। ये आगे दो में डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटिक पर पूरा के अंदर, एक होता है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर। ये जो होता है हमें पता होना चाहिए, हम पर क्या है कि एडम TS13 की वजह से होता है, ये इकोलाई की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद होता है कि इसके अंदर आयोटिक स्टेनोसिस हो जाती होती है, मेन चीज़ थी। हार्ट के वेल्व के अंदर मसला बनता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी हो जाती होती है। ठीक है, उसके बाद मलेरिया, मलेरिया में हमने ये बात इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफारम जो वो डेली फीवर को कहते हैं, प्लाज्मोडियम विवक्स और ओवेल कहते हैं फीवर अदर देन द डे होता है। ठीक है, उसके बाद जब पार्वोवायरस B19 क्या होता है, ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। ये देखिए हमारे पास जो है ना पार्वोवायरस B19 का क्या काम है। उसके बाद ए प्लास्टिक अनीमिया क्या है, ए प्लास्टिक अनीमिया होता है क्या, आपके जो एबनॉर्मल है, ठीक है, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बनते ही नहीं है पीछे से। वो क्यों नहीं बनेंगे, जब आपका बैड बोन मैरो होगा तो नहीं बनेंगे। या सिंपल सी रीडिंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो आया था माइलोपैथिक प्रोसेस। इसमें एक चीज़ है वो आपको मैंने बतानी थी आपको, पैनसाइटोपिनिया क्या होता है। पैन का जब भी जिक्र आ जाना ना, इसमें आपकी 3 लेयर्स आ जाती हैं। अगर तो वो हार्ट की बात कर रहा है तो हार्ट की 3 लेयर है, ठीक है ना, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है, और पेरिकार्डियम। ठीक है, लेकिन अगर वो बात कर रहा है ना किसी एंडोथेलियल सेल्स की, फिर उसकी भी 3 लेयर्स हैं, इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया। ठीक है ना, इसके अंदर मसला बन जाता होता है। ये थी हमारे पास आज का टॉपिक। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास एक टॉपिक रह गया था ना इम्यून इमोलिटिक अनीमिया का, इसको भी हम एक दफ़ा देख लें। ठीक है, हमारे पास क्या है, IgG होती है और एक IgM होती है। ठीक है, IgM होती है, इसका जो होता है वो ये होती है हमारे पास कितने 37 डिग्री पे। ठीक है, ये होती है हमारे पास <30 डिग्री पे एक्टिव। ठीक है, उसके बाद एक होता है टेस्ट डक कॉम टेस्ट होता है, एक इंडेक्ट कॉम टेस्ट होता है। ठीक है, ये भी बात आ गई। उसके बाद हमने कहा ये पेनिसिलिन, देखिए ड्रग लिखा है, सिर्फ एक ड्रग नहीं लिखा हुआ, इधर और भी लिखे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए सिफेरोस्पोरिन्स। ठीक है, ये हमारे पास ड्रग्स होता है। अगर तो हमारे पास क्या है, IgG में हमारे पास शेप चेंज हो जाती होती है। ठीक है, और इसमें हमारे पास ग्रेनुलोमा बन जाता है, उसके बाद टेस्ट आ जाते हैं। ये बात थी हमारे पास। ठीक हो गया, कवर हो गया। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू।